अच्छा, अल्कीन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्केन्स हमारे पास वर दोस हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सिमिलरली अल्कीन्स जो होते हैं हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और अल्कीन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n+2। और जो एल्कीन्स है उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, where n is the number of carbon atom। जैसे हमने एल्केन्स के लिए एक टेबल बनाया था उसी तरह हम एल्कीन्स के लिए भी एक टेबल बनाएंगे। लेकिन एल्कीन्स में जरूरी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास मिनिमम 2 कार्बन हो। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करना है तो सिर्फ एक कार्बन के साथ आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो शो नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि जो एल्कीन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट ही सेकंड कार्बन से होते हैं। मतलब अगर फर्स्ट एल्कीन बनाऊंगा तो फर्स्ट एल्कीन आप एक कार्बन के साथ नहीं बना सकते। देखो जरा ना, ये टेबल बनाते हैं पहले। जैसे हमने एल्केन्स में देखा था, जो 1 कार्बन एटम वाला एल्केन होता है उसके नाम के साथ हम लगाते हैं मैथ। और जो एल्केन का फैमिली नेम था वो था एन। सिमिलरली जो एल्कीन्स होते हैं, जो हम अगर फर्स्ट एल्कीन 1 कार्बन एटम वाला एल्कीन बनाएंगे तो उसके नाम के साथ लगाएंगे मैथ। और एल्कीन्स का जो फैमिली नेम होता है वो होता है ईन, ENE। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक कार्बन एटम के साथ डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो शो नहीं कर सकता ना। तो जो एल्कीन हमारे स्टार्ट होते हैं वो सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं। मतलब एक कार्बन एटम वाला एल्कीन हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं 1 कार्बन एटम वाला एल्कीन बना ही नहीं सकता हूँ। तो एल्कीन हमारे बनना स्टार्ट होते हैं सेकंड कार्बन से। और वो कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन एटम होते हैं उसको हम कहते हैं ईथ, राइट। और इसका जो फैमिली नेम है वो एल्कीन बनाना है तो इसका फैमिली नेम होगा ईथ, तो नाम हो जाएगा इथीन। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। अब अगर मुझे 2 कार्बन एटम के साथ एल्कीन का फॉर्मूला बनाना है तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 2। ये हो जाएगा C2। n की जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4। तो इथीन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। डिस्क्रीट फॉर्मूला हमारे पास वो फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग सारे बॉन्ड शो करते हैं। अब देखो, एल्कीन बनने के लिए जरूरी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब 2 कार्बन एटम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कार्बन एटम है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस 2 कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इन दोनों कार्बन के साथ कितने और हाइड्रोजन आएंगे? फर्स्ट कार्बन के ऑलरेडी देखो 2 बॉन्ड बने हुए। इट मींस इट विल हैव हाउ मेनी मोर हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट? 2 हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। सेकंड कार्बन है उसके भी कितने डबल बॉन्ड बने हुए हैं? लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो और कितने हाइड्रोजन इसके साथ आ सकते हैं? इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये डिस्क्रीट फॉर्मूला हो जाएगा पहले एल्कीन का जो कि इथीन है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला में फर्स्ट कार्बन एटम है 2 हाइड्रोजन, जैसे CH2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड शो ना करूं, CH2 ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। समझ आई बात? देखो, अगर मैं CH2 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है बाकी के 2 बॉन्ड उस कार्बन ने अपने आगे वाले कार्बन के साथ बनाए हुए होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 2 कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मतलब अगर आपको डिस्क्रीट फॉर्मूला ना गिवन हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे मैंने पहली तरह लिखा है वो गिवन ना हो,
सिर्फ अगर CH2 गिवन है तो आपको ये देख के रियलाइज करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर हम 3 कार्बन एटम वाले एल्कीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसमें हम n की जगह पे क्या रखेंगे? इसमें हम n की जगह पे रखेंगे 3। तो फॉर्मूला बन जाएगा C3H6। अब देखो इसमें 3 कार्बन है। जो किसी 2 कार्बन के बीच में ना आप डबल बॉन्ड बनाओगे। लेट्स से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता हूँ तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसके 4 बॉन्ड बनने हैं ना। देखो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके राइट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो हाउ मेनी मोर हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन? 2 मोर हाइड्रोजन। जो सेकंड कार्बन है उसके लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है और राइट वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है। तो अब इसका एक और बॉन्ड बनना है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा ना 4 से कम बनाएगा। तो जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन लगेगा, 4 बॉन्ड हो जाएंगे उसके। और जो लास्ट वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड बना हुआ है पीछे वाले कार्बन के साथ, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 मोर हाइड्रोजन। राइट। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट कार्बन है 2 हाइड्रोजन एटम CH2, सेकंड कार्बन है 1 हाइड्रोजन एंड थर्ड कार्बन है 3 हाइड्रोजन एटम। और अगर हम ये बॉन्ड्स ना शो करें बिटवीन कार्बन कार्बन तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे CH2CH CH3। तो इथीन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, प्रोपीन भी रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। 3 कार्बन एटम वाले एल्कीन का नाम क्या होगा? 3 कार्बन मीन्स प्रोप, और एल्कीन का फैमिली नेम है ईन, तो दिस इज प्रोपीन। सही है भाई, आगे बढ़े। तो प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? गाइस देखो एल्कीन जो होता है ना अयान, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनमें। जैसे एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो एल्कीन हमारे स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन आइटम से। और एल्कीन्स बनाने के लिए जो हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं CnH2n। मतलब n की जगह पे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रखोगे तो एल्कीन का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 कार्बन आइटम वाला एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए यू मस्ट हैव मिनिमम 2 कार्बन आइटम्स। राइट। तो एल्कीन स्टार्ट ही हमारे 2 कार्बन आइटम से होते हैं। तो जो सबसे पहला एल्कीन होता है वो होता है C2H4, और इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन एटम को हम कहते हैं ईथ, और एल्कीन का फैमिली नेम होता है ईन, दिस इज इथीन। तो जो 2 कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनने। पहले कार्बन के अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन और आएंगे, सेकंड कार्बन के अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन और आएंगे। इसी तरह चलो 4 कार्बन एटम वाला जो एल्कीन है वो किस तरह से बनता है? हमारे पास 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और क्योंकि हम एल्कीन बना रहे हैं तो एल्कीन का सरनेम होता है ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। जनरल फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही है CnH2n, जिसमें n की जगह पे हम 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C4, और 2 into 4 is 8। तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। नाउ इट हैज 4 कार्बन एटम्स। अब किसी 2 कार्बन एटम के बीच में आप डबल बॉन्ड बनाओगे, अभी आप एक ही डबल बॉन्ड बनाओगे बस। आप डबल बॉन्ड अगर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बना देते हो तो फर्स्ट कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, सेकंड कार्बन एटम पे आप एक हाइड्रोजन लगाओगे, क्योंकि उसके देखो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना। सेकंड कार्बन एटम के लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं और राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, एक और बॉन्ड बनाने के लिए उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा।
इसी तरह जो थर्ड कार्बन एटम है उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और जो लास्ट वाला कार्बन एटम है उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH3। और अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स ना शो करें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, CH2, CH, CH2, CH3। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के आपको खुद ये रियलाइज करना है कि कौन से 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जी हसन, अभी आप किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हो। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बनाया हुआ है, आप सेकंड और थर्ड के बीच में भी बना सकते हो, वो अभी हम आगे बात करते हैं उसकी। देखो अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखें तो फर्स्ट कार्बन पे वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम, सेकंड कार्बन पे वी हैव 1 हाइड्रोजन एटम। ये जो सेकंड कार्बन है इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन अगर लगा हुआ है तो ये तो इसका एक बॉन्ड हुआ। अच्छा, इसका पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा हर हाल में, और आगे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा। लेकिन ये तो 3 बॉन्ड हुए ना, चौथा बॉन्ड कहाँ है इसका? फोर्थ बॉन्ड इसका डबल बॉन्ड है। अब वो आगे वाले कार्बन के साथ है या पीछे वाले कार्बन के साथ है, वो कैसे पता लगेगा? लेफ्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देखो कितने, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन के साथ, तो मतलब यह है कि इसने आगे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। जैसे थर्ड वाला कार्बन है उसका देखो पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, आगे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन लगे हुए तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इट मींस थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। देखो एल्कीन जब आप बनाओगे फ्रॉम दिस जनरल फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला C4H8 है, तो आप कोई एक डबल बॉन्ड बनाओगे बस। मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको नहीं बनाने, क्योंकि C4H8 में अगर आप 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना दोगे तो आपके पास फिर 8 हाइड्रोजन एटम्स नहीं आएंगे। देखो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है C4H8, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स। अगर आप 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दोगे तो अब जरा हाइड्रोजन लगाओ, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन के पास भी 0 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि उसके देखो 2 बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के साथ है, 2 बॉन्ड आगे वाले कार्बन के साथ है, तो इसमें तो 4 बॉन्ड हो गए ना, तो इस पे मजीद हाइड्रोजन नहीं लग सकते। अब जो थर्ड कार्बन एटम है उसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं उसके, लेफ्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, राइट वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। और जो लास्ट वाला कार्बन एटम है फिर उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन। लेकिन अब टोटल हाइड्रोजन 8 तो नहीं हो रहे, टोटल हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला तो पूरा नहीं बन रहा। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैं C4H8 बनाऊंगा तो इट मीन्स एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। सही है हसन, समझ आई बात? जहां पे स्ट्रक्चर फॉर्मूले में CH आ रहा है तो यस, इट शोज के उस कार्बन के डबल बॉन्ड बने हुए होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कम है ना। सही कह रहे हो हुजैफा। चले आगे बढ़े। वेयर ईमान, वर्कशीट में हाँ शायद मिस टाइप हुआ हुआ है कहीं पे। व्हाट अबाउट alkene with 5 carbon atoms? The name would be pent, and the family name is in pentene. The general formula for alkene is CnH2n. n की जगह पे 5 रखोगे तो you will get C5H, 2 5s are 10. Pentene is C5H10. It has 5 carbon atom, 1 2 3 4 5। लेट्स से हम फर्स्ट और सेकंड का, लेट्स से चलो इसमें ना हम सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब हाइड्रोजन एटम अटैच करो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ। हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर? 3 हाइड्रोजन एटम्स। सेकंड कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बने हुए? ऑलरेडी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा। थर्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि उसके भी 3 बॉन्ड बने हुए, लेफ्ट वाले कार्बन के साथ इट हैज 2
बॉन्ड, राइट वाले कार्बन के साथ इट हैज वन बॉन्ड। जो फोर्थ वाला कार्बन है इट विल हैव टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट, क्योंकि सारे कार्बन के चार बॉन्ड करते हैं, चार से ज्यादा नहीं और चार से कम भी नहीं। लास्ट वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, दिस शुड बी CH3, सेकंड कार्बन हैज वन हाइड्रोजन CH, थर्ड कार्बन आल्सो हैज वन हाइड्रोजन CH, CH2, CH3। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी देख के क्या डिसाइड कर पा रहे हो कि इस, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रीट फॉर्मूला नहीं पता इसका, सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरह से करके, तो क्या हाइड्रोजन की क्वांटिटी देख के ये समझ नहीं आ रहा कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट? क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, थर्ड कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है। तो इसका सेकंड कार्बन का फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर एक बॉन्ड है, थर्ड वाले कार्बन का फोर्थ वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, तो सेकंड और थर्ड कार्बन के दूसरा लास्ट बॉन्ड जो होगा उनका आपस में एक और बॉन्ड होगा दो कार्बन एटम्स का। सही है ईमान? तो इट शुड बी CH2, CH3, not CH2, then CH, CH, CH2 and CH3। मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो इस बार सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में बनाया है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में नहीं बनाया। चले आगे। अच्छा, ये सारे एल्कीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होते हैं। पेंटीन से जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, जैसे एल्केन में भी पेंटेन से लिक्विड स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ भी एल्कीन्स में भी पेंटीन से लिक्विड स्टार्ट हो जाते हैं। देखो ये रूल ना बनाओ कि अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो ही एक हाइड्रोजन है तो उसी में डबल बॉन्ड है, डिपेंड करता है ना। अगर मैं ये वाला एल्कीन बना रहा हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल ब्यूटीन, मैं इस तरह भी बना सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ब्यूटीन हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे फर्स्ट कार्बन पे, पहले वाले ब्यूटीन में जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। सेकंड वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, थर्ड वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH2, CH, अच्छा थर्ड वाले कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आएगा CH, CH2, CH3। तो जिस कार्बन पे जो फर्स्ट कार्बन है उस पे और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो अगर टर्मिनल कार्बन है तो उस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है उसके आगे वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड होंगे, राइट? तो अगर हम ये शॉर्टकट ऐसे याद करेंगे कि भाई जिस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है उसी में डबल बॉन्ड होगा, तो फिर इसमें तो फर्स्ट कार्बन पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो आपको टोटल बॉन्ड्स काउंट करके डिसाइड करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं। सही है हसन? इसी तरह अगर मैं दूसरा वाला ब्यूटीन बना रहा हूँ तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, और फोर्थ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, CH, CH, CH3। अब इनमें कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड कार्बन पर, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जो पहला वाला एल्कीन है उसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और सेकंड वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो मैं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बना रहा कि मैं कहूँ कि जिसमें एक हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है वहां पे डबल बॉन्ड होगा ही होगा। सही है, समझ आई बात? हसन जी, आगे बढ़े। अच्छा जी,
जैसे एल्केन्स की आपने होमोलोगस सीरीज देखी थी, वैसे ही अल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज होती है हमारे पास। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे एल्कीन के जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं वो क्या है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरह से 6 कार्बन एटम वाला एल्कीन भी हो सकता है, 7 कार्बन एटम वाला एल्कीन भी हो सकता है। तो आप जनरल फॉर्मूला से उनके भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो members of a homologous series have same general formula, same chemical properties, but their physical properties changes gradually down the series. जैसे जो फर्स्ट एल्कीन है हमारे पास वो इथीन है, C2H4। सेकेंड एल्कीन जो है हमारे पास वो 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन है, C3H6। देन वी हैव C4H8, 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन, C5H10। क्योंकि मैं कौन से फॉर्मूला से इनके फॉर्मूला बना रहा हूँ, CnH2n से। तो अगर 6 कार्बन एटम वाले एल्कीन का फॉर्मूला बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, C6H2 6 12। तो जितने भी मेंबर्स है डाउन द सीरीज, देखो सब में एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। ईच मेंबर डिफर बाय CH2। डिफर मींस कि फर्स्ट से सेकंड मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का। जैसे एल्केन्स में था वैसे ही एल्कीन्स में भी है। एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से चेंज होती है जैसे एल्कीन्स की चेंज होती है डाउन द सीरीज। डाउन द सीरीज देखो इनके मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा ना, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो डाउन द सीरीज बॉइलिंग पॉइंट्स एल्कीन के डाउन द सीरीज इंक्रीज होंगे। और उसका हमने क्या रीजन पढ़ा था, क्योंकि एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। देखो ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन और अल्कीन्स, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मीथेन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसी तरह इथीन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब अगर एल्केन्स या एल्कीन्स को आपने बॉइल करना है या मेल्ट करना है तो आपको कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करने होते, बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनको ब्रेक करना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर एल्कीन्स की बात करें तो एग्जैक्टली वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपने एल्केन्स में लिखा था वही एल्कीन्स में भी होंगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे डाउन द सीरीज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। फ्लेमेबिलिटी अगेन, ये जैसे एल्केन्स बर्न होते हैं ऑक्सीजन में टू गिव हीट एनर्जी, इसी तरह एल्कीन्स भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है टू गिव हीट एनर्जी। तो फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द सीरीज क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मतलब इथीन जो है वो आसानी से जलेगा, कंबशन उसकी आसानी से होगी। प्रोपीन जो है वो मुश्किल से जलेगा, ब्यूटीन जो है वो और मुश्किल से जलेगा। थर्डली विस्कोसिटी इंक्रीज होती है डाउन द सीरीज। विस्कोसिटी क्या होती है, हिंड्रेंस टू द फ्लो। मतलब जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो एल्कीन जो होते हैं वो मुश्किल से फ्लो करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दूसरा नाम होता है वेन डर वाल्स फोर्सेस। सही है उमर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो ये सारे पॉइंट जो है ना वो ऑलरेडी आप अल्केन्स में भी लिख चुके हो। अगर कोई मुश्किल हो रही है आपको कॉपी करने में तो मैं ये फाइल आपको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो बाद में वहां से कॉपी कर लेना। जी वानिया, अभी वही बात करेंगे। नहीं भाई, ऑर्गेनिक कहाँ से खत्म होगा आज, अभी तो सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म। जैसे एल्केन्स में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, इसी तरह से एल्कीन्स में भी आइसोमेरिज्म है। देखो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are known as isomers of each other, and the phenomena is known as isomerism.
एल्कीन्स में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे ब्यूटीन से। ब्यूटीन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जब एन की जगह पे हम 4 रखेंगे तो ब्यूटीन का फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। ब्यूटीन का जो फर्स्ट आइसोमर है वो किस तरह से बनेगा, जब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगाओ तो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, सेकंड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन, लास्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मैं ब्यूटीन इस तरह से बनाऊं कि डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में बनाऊं, तो अब फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, थर्ड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाला कार्बन एटम है उसके साथ 3 हाइड्रोजन। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों के सेम है, दोनों में 4 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेकंड वाले ब्यूटीन में हाइड्रोजन कितने हैं, फर्स्ट कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन 3, सेकंड कार्बन एटम पे 4, देन 5 6 7 8। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, पहले वाले एल्कीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरे वाले एल्कीन में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। these two are counted as different isomers। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ब्यूटीन बनाओ तो आप जो है वो ब्यूटीन फर्स्ट वाले की तरह भी बना सकते हो और सेकंड वाले की तरह भी बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नहीं पहला वाला ब्यूटीन बनाओ तो मुझे उसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट करना पड़ेगा ना, ताकि आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है। देखो इसको अगर मैं फर्स्ट वाले को फ्लिप करूंगा तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा। देखो अगर मैं इस तरह से ब्यूटीन बनाता हूँ, इसमें अगर आप कहो कि क्या ये अलग आइसोमर बन रहा है, इसमें मैंने डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट 2 कार्बन एटम के बीच में बनाया है। देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं फ्लिप करूंगा तो वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। मतलब ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये वाला और जो नीचे बनाया है ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो राइट पे मैंने बनाया ना ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें देखो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं पहले वाले को फ्लिप करूंगा तो बिल्कुल नीचे की वाले की तरह दिखेगा, तो इट मींस ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला और ये जो राइट वाला है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। समझ आई बात। हसन, अच्छा अब इनके ना थोड़े थोड़े नाम भी डिफरेंट होते हैं। देखो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना उसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका जो नाम होता है ना वो होगा ब्यूट। ब्यूट लिखे, हम ब्यूटीन नहीं लिखेंगे बल्कि ब्यूट डैश 1 - ई लिखेंगे, ये शो करने के लिए कि फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। और जो राइट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका नाम हम क्या लिखेंगे, उसमें सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका नाम हम लिखेंगे ब्यूट -2 - ई। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर ही है, मतलब इसमें अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो फिर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ई। मतलब ये नया आइसोमर नहीं है, ये मैंने ऊपर वाला दोबारा बना दिया है। कहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन एटम लगते हैं, वो मिटा दो ये तो। सही है सर। अब्दुल्ला, ब्यूट 4 इन नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया ना इसको मैं ब्यूट 4 इन नहीं कहूंगा,
मैं फिर इसकी नंबरिंग जो है ना वो लेफ्ट टू राइट नहीं करूंगा, हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि छोटे से छोटे नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए। ये हमारा रूल होता है एक्चुअली नेमिंग का। हमें नेमिंग सीखनी नहीं है, हमें याद रखनी है ये कि अगर मैं डबल बॉन्ड लास्ट दो कार्बन एटम के बीच में लगा रहा हूँ तो फिर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं करूंगा, मैं नंबरिंग फिर राइट टू लेफ्ट करूंगा। हमने नंबरिंग ऐसे करनी होती है कि छोटे से छोटे नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए। जो राइट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आप नंबरिंग चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, दोनों केसेस में सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा कोई और आइसोमर बना सकते हो? अभी तो दो आइसोमर बने ना, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है हमारा नीचे वाला। देखो हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ब्रांचिंग कर दे इसमें, मतलब जो फोर्थ कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे लगा दे। तो फर्स्ट कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि उसके देखो चार बॉन्ड बने हुए हैं, लेफ्ट वाले कार्बन के साथ दो बॉन्ड, राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड और नीचे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड। जो लास्ट कार्बन है उसके साथ भी तीन हाइड्रोजन आएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अभी भी फोर कार्बन एटम्स है इसमें और हाइड्रोजन एटम्स कितने? टू, थ्री और थ्री, सिक्स, सेवन, एट। तो एक आइसोमर ये भी होगा। इसका नाम आपको याद नहीं करना, बस आपको ये रियलाइज करना है कि ये एक थर्ड आइसोमर है ब्यूटीन का। इसके अलावा भी मैं ब्यूटीन का एक और आइसोमर बना सकता हूँ। देखो आइसोमर की डेफिनेशन ये है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो। जैसे अगर मैं ये जो फोर कार्बन एटम्स हैं इनको साइकिल में कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ इसमें दो हाइड्रोजन आएंगे, मतलब दोनों सारे कार्बन के इसमें दो दो बॉन्ड बने हुए कार्बन के साथ। जैसे ये वाला कार्बन है, इसको से मैं फर्स्ट कार्बन एटम कह रहा हूँ, सेकंड कार्बन एटम के साथ भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन एटम के साथ भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो बॉन्ड उसके बने हुए ऑलरेडी कार्बन एटम के साथ, इसमें भी दो हाइड्रोजन आएंगे। फोर्थ कार्बन एटम के साथ भी दो हाइड्रोजन आएंगे। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आइसोमर होने के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि एल्कीन का आइसोमर एल्कीन ही हो। हाँ, ये अब एल्कीन नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछूंगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका ब्यूटीन वाला ही है ना, C4H8। टोटल कार्बन इसमें कितने बन रहे हैं? फोर कार्बन एटम्स आ रहे हैं और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसमें? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो बन रहा है ना ब्यूटीन वाला, बट इनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम वैसे याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो इसका नाम क्या होता है। दिस इज नोन एज साइक्लो। जो साइकिल बनी हुई होती है ना, जब सारे कार्बन ऐसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइक्लो। और फोर कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। हसन, ये आइसोमर जरूर है लेकिन ये खुद अल्कीन नहीं है। तो अगर आपसे कहता है ना कि ब्यूटीन का तो ये आइसोमर है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ आइसोमर है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि क्या ये खुद अल्कीन है, तो ये अल्कीन नहीं। आइसोमर की डेफिनेशन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि अल्कीन का आइसोमर अल्कीन ही होगा या अल्कीन का आइसोमर अल्केन ही होगा। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, देखो ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एज पर डेफिनेशन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, पूरा ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसका। देखो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही नहीं एक्सेस कर रहा, तो वो आइसोमर तो काउंट होगा हाँ, लेकिन क्या ये खुद एल्कीन है? नहीं, एल्कीन नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। क्लियर है बात? आगे बढ़े।
आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। द डायग्राम shows the structure of two hydrocarbon X and Y. Two students make the following statement. Student one is saying hydrocarbon X is an isomer of Y. अच्छा, अगर दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का आइसोमर अगर होना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्स में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। और हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और Y में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। आइसोमर होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो इट मींस के स्टूडेंट वन तो गलत है। स्टूडेंट टू कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक्स जो है वो सैचुरेटेड है क्योंकि इनमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और वाई जो है वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसने उल्टा लिख दिया, इसने एक्स को अनसैचुरेटेड लिख दिया, वाई को सैचुरेटेड लिख दिया। तो स्टूडेंट टू भी गलत कह रहा है, स्टूडेंट वन भी गलत कह रहा है। तो नीदर वन नॉर टू। विच स्टूडेंट आर करेक्ट? बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, इसका आंसर 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन विच स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। चलो भाई, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ कि इनमें से जो राइट साइड पे 5 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनमें से सेम मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है? वन, थ्री एंड फोर। यस, देखो, हमारी उस दिन बात हो रही थी ना कि ब्रांचिंग किस तरह से होती है। देखो, जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा ताकि डबल बॉन्ड छोटे कार्बन पे आए। ये जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो नीचे कार्बन लगा हुआ है, वो बेसिकली कभी भी इस सेकंड कार्बन एटम पे रोटेट कर सकता है ना। मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको नीचे से हिट करता हूँ तो ये घूम के सेकंड कार्बन के राइट पे आ सकता है, किसी भी वक्त ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेन जो है ब्रांच नहीं हुई हुई है, ये स्ट्रेट चेन ही है। जैसे हम बात कर रहे थे ना, अगर इसको पकड़ के आप सीधा कर दो, तो मतलब ये जो राइट फर्स्ट कार्बन एटम है, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो ये घूम के कभी भी सीधा हो सकता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोबारा नीचे भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटी नहीं है, ब्यूट वन ही। तो वन और फोर जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, उसमें अगर मैं ये जो फोर्थ कार्बन एटम है उसको अगर मैं पकड़ के फोर्थ कार्बन को थर्ड कार्बन के लेफ्ट पर लिख दूं, लगा हुआ तो वो थर्ड कार्बन पे ही है ना, उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। मैं उसको नीचे भी ले जा सकता हूँ और उसको लेफ्ट पे भी ले जा सकता हूँ। देखो, अनसैचुरेटेड हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे एल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं।
और जिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। समझ आई? तो 1, 3 और 4 ये सेम स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन ब्यूटीन है, जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। तो 1, 3 एंड 4 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है। हाँ, 2 जो है वो अलग आइसोमर है, जैसे अभी हमने ब्यूटीन का आइसोमर बनाया 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। इसमें देखो सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फोर्थ कार्बन एटम लगा हुआ है। 1, 3 और 4 में सारे कार्बन एक के बाद एक लगे हुए हैं। वो जो नीचे लिखा हुआ है वो एक्चुअली राइट साइड पे किसी भी वक्त घूम के आ सकता है, लेकिन ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें फोर्थ कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन पे ऊपर लगा हुआ है। वो नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, मतलब मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना सकता हूँ, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक कार्बन में नीचे लिख दूं। लेकिन 1 से अगर कंपेयर करोगे तो ये आइसोमर है, 1 और 2 एक दूसरे के आइसोमर है, 2 और 3 एक दूसरे का आइसोमर है, 2 एंड 4 एक दूसरे का आइसोमर है। और ये जो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर है ये भी आइसोमर है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ही डिफरेंट है ना, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1, 3 एंड 4 जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम मॉलिक्यूल्स है स्ट्रेट चेन एल्कीन, जो कि सारे के सारे ब्यूट वन ही नहीं है। तो वो पूछा था कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन से है, 1, 3 एंड 4 ओनली। नहीं अयान, वाटर का कोई ताल्लुक नहीं है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मैटर करता है। चले आगे बढ़े। अच्छा चलो इसका आंसर बताओ। द डायग्राम शोज 4 स्ट्रक्चर्स, विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन। अब आपको वो वाले स्ट्रक्चर्स चूज करने हैं जो कि ब्यूटीन हो, मतलब एल्कीन हो, 4 कार्बन एटम वाला। तो जो पहला वाला है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है, तो ये तो ब्यूटीन ही नहीं है, ब्यूटेन है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसका मोलिकुलर, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में देखो कितने, 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो टोटल कार्बन 4 है और टोटल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6। और फोर्थ मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स है और 8 हाइड्रोजन एटम्स है। तो 1 एंड 2 तो एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है ना उनका। तो 1 और 2 तो हो नहीं सकते। 2 एंड 4 में हमारे पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, C4H8। पहला वाला जो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, और जो फोर्थ वाला है उसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। देखो इन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस कार हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिए, जैसे हमने ब्यूट 2 इन जो बनाया था अभी, हमने इस तरह से बनाया था ना कि कार्बन, देखो हमने इस तरह से बनाया था, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर करके लिखे थे। इन्होंने एक कार्बन पे ऊपर लिख दिया, एक कार्बन पे नीचे लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो उसी कार्बन पे ना हाइड्रोजन, चाहे वो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है। तो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली ब्यूट 2 इन है, और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो ब्यूट 1 इन है। तो कौन से दो मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर्स है, 2 एंड 4। देखो मैं नंबरिंग पता है क्या देख के कर रहा हूँ, अगर मैं सेकंड वाले में नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा थर्ड कार्बन पे, अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे। तो मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूँ कि डबल बॉन्ड छोटे से छोटे कार्बन पे आ जाए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड देखो थर्ड कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। अच्छा, यू आर नॉट सपोज टू नंबर दीज कार्बन एटम्स। आप आइडेंटिकल मॉलिक्यूल किस तरह से पहचानते हो, आप जो है ना उसको फ्लिप करके देख लो। मतलब अगर मैं
सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है उसको यू भी बना सकता हूँ, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बना दूं, तो ये भी ब्यूटवनीन है। तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है और ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है ये दोनों सेम है। तो अब जब मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन आइटम पे आएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा। तो मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूँ कि डबल बॉन्ड जो है ना वो सबसे छोटे नंबर पे पॉसिबल पे आ जाए। बिल्कुल बनाने के लिए कह सकता है आपसे, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आइसोमर, जो मैंने आपको बताया ब्यूटवनीन ब्यूटुइन, यही बनवाएगा आपसे, इसके अलावा नहीं बनवाएगा। हाँ, एमसीक्यू में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दे सकता है, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी दे सकता है, लेकिन पेपर 2 में आपसे वो यही वाले बनवाएगा जो हमने पढ़े हैं या जो हम पढ़ेंगे आगे। चले आगे बढ़े। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जो पहला रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन है, सेम एज दैट ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में भी कंबशन रिएक्शन होता है, एल्कीन्स में भी कंबशन रिएक्शन होता है। कंबशन क्या होती है? बर्निंग ऑफ एल्कीन विद ऑक्सीजन। अच्छा, कंबशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक जैसे एल्केन्स में था बिल्कुल एल्कीन्स में भी वैसा ही है, कंप्लीट कंबशन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबशन होती है। कंप्लीट कंबशन में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता है, लेकिन साथ में कार्बन भी बन सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन आपसे नहीं बन पाता, कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन आपसे बनवाता है। जैसे एल्केन्स में बनाई थी और बैलेंस की थी, इसी तरह एल्कीन्स में भी इक्वेशन हम इसी तरह से बनाएंगे। कर लो कॉपी ऐसे। डन। कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्कीन्स में जैसे हमारे पास एल्कीन है, लेट्स से इथीन C2H4, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करोगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए एल्कीन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बना दोगे। सेम वैसे ही करना है जैसे एल्केन्स में किया था। अब राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन काउंट करो कितने हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 2 4 ऑक्सीजन और वाटर के साथ 2 1 2 ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन हो गए 6। लेफ्ट हैंड साइड पे
O2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, मतलब जितने भी ऑक्सीजन के हमारे वो बने ना, राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन बने उस नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करके O2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3। ऑल्टरनेटिवली ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हम और किस तरह से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई ओवर 4। हमने क्वेश्चन भी किया था इसमें। x की जगह पे क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और y की जगह पे क्या आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। x की जगह पे लिखेंगे 2 और y की जगह पे लिखेंगे 4। तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं आपको एल्कीन दूं, ब्यूटीन C4H8, इसकी कंप्लीट कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। हाइड्रोजन वाटर के मोल्स कितने होंगे, एल्कीन में हाइड्रोजन कितने 8 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या बन जाएगा 4 मोल्स ऑफ वाटर। और ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकाल लो, x प्लस वाई ओवर 4, जिसमें x क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन, और y क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्कीन। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। ये बन जाएगा आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 इज 6। सही है हसन, आ गया याद। चाहे कोई भी एल्कीन हो ना, कितने ही बड़ा एल्कीन क्यों ना हो। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एल्कीन है, उसमें 8 कार्बन एटम्स है, तो उसकी कंप्लीट कंबशन करो। तो पहले तो 8 कार्बन एटम वाले एल्कीन का फॉर्मूला बताओ मुझे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो जब आप n की जगह पे 8 रखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, C कार्बन 8 और हाइड्रोजन 2 इंटू 8 इज 16। ऑक्सीजन के साथ ये बन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन 8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 आ जाएगा, हाइड्रोजन 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 8। मतलब हाइड्रोजन के जो क्वांटिटी नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। और ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, अगेन यूज द फॉर्मूला x plus y over 4 where x is the number of carbon atoms and y is the number of hydrogen atoms। तो ये हो जाएगा 8 plus 16 divide by 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8 plus 4 is 12। तो ऑक्सीजन के मोल बन जाएंगे 12। सही है। आगे बढ़े। अच्छा, एल्कीन्स के जो दूसरे रिएक्शन होते हैं ना, वो होते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्केन्स के जो रिएक्शन थे, पहला एल्केन का जो रिएक्शन हमने पढ़ा था वो था कंबशन रिएक्शन, और दूसरा एल्केन्स का रिएक्शन हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन का एक तीसरा रिएक्शन भी होता है क्रैकिंग, वो हम एल्कीन के साथ पढ़ेंगे अभी आखिर में। ठीक है, तो क्रैकिंग अभी हमने नहीं पढ़ा एल्केन्स के लिए। एल्कीन्स के जो है ना, वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है कंबशन, जो अभी हमने देखा, कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन बनानी होती है आपको, इनकम्प्लीट कंबशन की नहीं बनानी होती। और एल्कीन के जो दूसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें कोई मॉलिक्यूल एल्कीन में ऐड हो रहा होता है, किस तरह से होता है वो अभी हम देखते हैं। लेकिन जो एडिशन रिएक्शन होते हैं एल्कीन के, वो चार तरह के आपको पढ़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एडिशन ऑफ वाटर। तो एक एक करके जरा पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें क्या होता है, किसी एल्कीन को, जैसे इथीन है C2H4,
इथीन गैस को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं, और रिएक्ट इस तरह से करवाते हैं कि इसको जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए होती है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है अराउंड अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर बेसिकली 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आपको ये टेम्परेचर की वैल्यू याद नहीं करनी है, बस आप ये याद रखना कि हीट करना पड़ेगा उसको। और साथ में इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, वो होता है निकल मेटल। तो हम इसमें कैटलिस्ट लेते हैं निकल और हीट करते हैं अप टिल अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इथीन है, तो इथीन में हमें पता है कि दो कार्बन एटम के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जब हाइड्रोजन गैस को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। इन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, उसमें से एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड से बन जाता है सिंगल बॉन्ड। और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और उन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा। मतलब इसको इस तरह से समझ लो। दिस इज एडिशन रिएक्शन। पहला जो हम एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं वो इथीन को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें क्या होगा, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पूरा खत्म नहीं होगा, बल्कि डबल बॉन्ड बन जाएंगे सिंगल बॉन्ड। अब देखो, जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम थे, जब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है, मतलब अब ये एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो दोनों कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो जाते हैं। और एक हाइड्रोजन एटम एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लग जाएगा। डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, तो दोनों कार्बन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड है। तो ये इथीन से देखो क्या बन गया, इथेन बन गया। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें निकल चाहिए एज अ कैटलिस्ट, और साथ में हम इसको हीट करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, देखो इसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एल्कीन में ऐड हो गया है, कुछ निकला तो नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई एक एटम आ रहा है किसी और एटम को हटा के उसकी जगह पे तो नहीं लग रहा, बट डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। तो एल्कीन से, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, एल्केन बन गया इथेन, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सही है, कैटलिस्ट भी याद रखना है, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, हीट लिख देना, लेकिन याद कर लो तो अच्छा है टेम्परेचर। ये वाला जो रिएक्शन है ये बेसिकली होता है मार्जरीन मेकिंग के लिए। मार्जरीन जो ब्लू बैंड वगैरह होता है उसको बनाने के लिए ना ये रिएक्शन करवाया जाता है। देखो हमारे पास ना दो तरह की फैट्स होती है। अगर हम फैट्स की बात करें तो एक फैट्स आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट्स, और एक फैट्स होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होती है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। फैट्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होती है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होती है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली एनिमल फैट्स जो होती है ना, वो सैचुरेटेड फैट्स होती है। और
अनसैचुरेटेड फैट्स हमें मिलती है प्लांट से, जो एडिबल ऑयल होते हैं ना हमारे पास, जैसे कुकिंग ऑयल जो होता है, एडिबल ऑयल कहते हैं उसको, सनफ्लावर ऑयल, सीजन्स कनोलिव ऑयल, ये सारे जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बटर की, तो बटर जो है वो दूध से बनता है, मिल्क से, मतलब एनिमल फैट से बनता है बटर। लेकिन अगर हम बात करें मार्जरीन की, तो मार्जरीन बेसिकली देखो, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल होता है ना, वो होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होती है वो लेस हार्मफुल होती है, सैचुरेटेड फैट्स जो होती है वो मोर हार्मफुल होती है। क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स होती है वो आर्टरीज में, जो बायो वाले हैं उनको पता होगा कि आर्टरीज में वो ज्यादा इजिली डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होती है। अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो उतना डिपॉजिट नहीं होती जितना सैचुरेटेड फैट डिपॉजिट होती है। तो हम करते क्या है, देखो अब जब इंसान को पता चला ना कि बटर जो है वो सैचुरेटेड फैट्स है और वो ज्यादा खतरनाक है खाना, तो उन्होंने बटर का एक ऑल्टरनेट निकाला। वो ऑल्टरनेट क्या निकाला, उन्होंने कुकिंग ऑयल को लिया, कुकिंग ऑयल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुकिंग ऑयल को स्लाइस पे बटर की तरह तो नहीं लगा सकता, जाहिर है वो फील भी तो चाहिए ना बटर की तरह, अगर हम लगा रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो अपने स्लाइस के ऊपर। तो क्या करा लोगों ने कि जो आपकी कुकिंग ऑयल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, जिसमें जिस हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो उन्होंने कुछ डबल बॉन्ड को खत्म कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया उसके। और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे। लेकिन सारे डबल बॉन्ड खत्म नहीं करे, कुछ डबल बॉन्ड खत्म करे, जैसे ये पहला वाला कर दिया, लास्ट वाला कर दिया, और इनकी जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कुछ डबल बॉन्ड खत्म होगा और कुछ सिंगल बॉन्ड बन गया, मतलब अभी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसका जो टेक्सचर आ जाता है ना कुकिंग ऑयल का, वो आ जाता है बटर जैसा। इसको हम कहते हैं मार्जरीन। ये इतनी डिटेल में आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन वाला रिएक्शन है ये मार्जरीन मेकिंग के लिए यूज होता है। सो मार्जरीन, हाँ यू कैन से इट इज लेस हार्मफुल, बटर इज मोर हार्मफुल। हेल्दी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। सही है, जो आपके पास जो ब्लू बैंड है ना वो मार्जरीन है, वो बटर नहीं है। उसके ऊपर आप देखो कभी भी बटर नहीं लिखा हुआ होता, उसके ऊपर वो बटर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं बटर। बटर होता है जो एनिमल फैट से बनता है, मिल्क से बनता है। सही है, तो मार्जरीन लेस हार्मफुल है हसन, बटर मोर हार्मफुल है। चले आगे बढ़े। अच्छा, एल्कीन का जो सेकंड रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन कहेंगे इसको, या एडिशन ऑफ ब्रोमीन कहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है, लेट्स से C2H4 इथीन। इसको अगर मैं एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन लिक्विड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें भी यही होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ क्या होगा, एक एक ब्रोमीन एटम आके लग जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H4 से ये हो जाएगा C2H4, और दो ब्रोमीन ऐड हो गए तो Br2। अच्छा, इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशंस क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, हमें इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ब्रोमीन होती है ना हमारे पास, वो ऑरेंज कलर की होती है। जब एक्वस ब्रोमीन लेते हैं ना पानी में डिजोल्व करके, तो उसका कलर होता है ऑरेंज। जब वो रिएक्ट कर जाएगा एल्कीन के साथ, तो वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल खत्म हो गया है ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, वो एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी यूज होता है।
मतलब अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन्स है, देखो एल्कीन्स और एल्केन्स जो होते हैं ना वो दोनों कलरलेस होते हैं पानी की तरह। आपको देख के तो नहीं पता लगेगा कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन डालोगे ना तो क्या होगा कि जिस ब्रोमीन का जो कलर है ऑरेंज कलर, एल्कीन में गिरते ही वो डीकलराइज हो जाएगी। ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड इन एल्कीन, मतलब वो ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगी। एल्केन्स में नहीं होगी क्योंकि एल्केन से वो रिएक्ट नहीं कर रही है। ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड इन एल्कीन्स, सिर्फ एल्कीन्स के साथ डीकलराइज होगी क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन भी यूज होता है ये रिएक्शन। कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे हीट भी नहीं करना। देखो जैसे मेरे पास ये दो टेस्ट ट्यूब है ना, एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है और एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, दोनों कलरलेस होती है। मैंने ब्रोमीन वाटर डाला एल्केन में भी और एल्कीन में भी। तो एल्केन में ब्रोमीन रिएक्ट नहीं होगी, तो जो ब्रोमीन का कलर है वो पूरे एल्केन में फैल जाएगा। तो एल्केन में ब्रोमीन जब हम डाल लेते तो ऑरेंज कलर की थी और वो डलने के बाद भी ऑरेंज कलर की रहेगी। लेकिन जब एल्कीन में हमने ब्रोमीन डाला ना तो ब्रोमीन ऑरेंज कलर का था, जैसे ही वो एल्कीन का वो गायब हो जाएगा उसका कलर, क्यों? क्योंकि वो गिरते ही एल्कीन में रिएक्ट हो गया। तो एल्कीन में ब्रोमीन क्या हुई, ऑरेंज ब्रोमीन आपने डाली थी लेकिन वो ऑरेंज कलर उसका गायब हो गया, इसका मतलब है वो क्या हो गई, ऑरेंज से कलरलेस। या इसको हम ये भी कह सकते हैं वो डी कलराइज हो गई, कलर खत्म हो गया उसका। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर गई ना, तो वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन डीकलराइज हो रही है या ऑरेंज से कलरलेस हो रही है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा, एल्कीन प्रेजेंट होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब वो एल्कीन कोई भी एल्कीन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इथीन ही हो। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन में भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, लाइक C3H6। इसको अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, इसमें बस ब्रोमीन मॉलिक्यूल पूरा ऐड हो जाएगा, C3H6Br2 हो जाएगा ये। देखो प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उन दोनों कार्बन के साथ ब्रोमीन ब्रोमीन आगे लग जाएगा। अब्दुल्ला वो अल्कोहल वाला रिएक्शन है, फॉस्फोरिक एसिड वाला। सही है, आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन व्हिच कंपाउंड कुड बी मेड। बताओगे क्या आंसर होगा इसका? देखो जो ब्रोमीन लगेंगे तो दोनों ब्रोमीन के एटम ऐसे कार्बन पे लगेंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में होगा ना। मतलब एक ब्रोमीन अगर एक कार्बन एटम पे लगेगा तो दूसरा ब्रोमीन बराबर वाले कार्बन एटम पे लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों के दोनों ब्रोमीन एटम एक ही कार्बन पे लग जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा है और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लग गया, भाई दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसी पे लगेंगे ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो ब्यूटीन है, एक ब्यूटवनीन है, और एक जो है वो ब्यूटूइन है। तो जब ब्यूटवनीन में आप ब्रोमीन डालोगे और ब्यूटूइन में ब्रोमीन डालोगे, तो ब्यूटवनीन से जो ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास
जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा दिखेगा। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन एटम लग जाएगा। और ब्यूटूइन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों ब्रोमीन जो है वो एक सेकंड कार्बन पे लगेगा और एक थर्ड कार्बन पे लग जाएगा। राइट। तो दोनों बराबर वाले कार्बन पे लगेगा एडजेसेंट कार्बन एटम। डी में देखो एक ब्रोमीन उसने फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया और एक लास्ट वाले कार्बन पे लगा दिया। भाई इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी था, डबल बॉन्ड तो दो बराबर बराबर वाले कार्बन के बीच में होगा ना। सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, क्लास 12 बजे एंड होगी, ऐसे 10 मिनट है अभी। चले आगे बढ़े। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? आगे बढ़े। देखो एल्कीन का एक और एडिशन रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू एल्कीन। लेट्स से हमारे पास एल्कीन है इथीन C2H4, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसके लिए भी हमें हीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या होगा कि एल्कीन में कार्बन उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन जो है वो एक बढ़ जाएगा, HCl में एक हाइड्रोजन लगेगा और आगे एक क्लोरीन लगेगा। जैसे मेरे पास इथीन है और HCl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे आके लग जाएगा हाइड्रोजन एटम और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे आके लग जाएगा क्लोरीन एटम। अगर आप फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, या अगर आप कहो कि ऐसे नहीं हो सकता क्या कि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लग जाए और सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स काउंट होंगे? क्या मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ऊपर पहले वाले को फ्लिप करके रखोगे तो सेकंड वाला बनेगा ना। तो दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। विथ क्लोरीन हमने जो ब्रोमिनेशन है वैसे ही क्लोरीनेशन भी होगा रामीन। जहाँ दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन लगे वहां दोनों क्लोरीन क्लोरीन भी लग सकते हैं। मतलब ये जो आप ऊपर रिएक्शन पढ़ा है ना, ये आपने ब्रोमीन के साथ पढ़ा है, यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी होगा। बस फर्क क्या होगा, जहाँ तो ब्रोमीन लगे वहां तो क्लोरीन आ जाएंगे। हम इसका थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा और एक कार्बन पे क्लोरीन लगेगा। आप यही रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी करवा सकते हो, इसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा एक कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। मतलब अगर मैं इथीन को C2H4 को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 से 5 हो जाएंगे और एक ब्रोमीन आ जाएगा इसमें।
ऐसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आइसोमर नहीं होते। हाँ, नॉन आइडेंटिकल को आइसोमर्स कह सकते हो। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोपीन के साथ ये रिएक्शन करवाऊं ना, अब जरा यहाँ पे चीज देखना डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ मेरे पास प्रोपीन है, मतलब 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन है, प्रोपीन। प्रोपीन को लेट से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम वैसे कहते हैं ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? C3H6। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो ये हो जाएगा C3, हाइड्रोजन 6 से हो जाएंगे 7, और एक इसके साथ लग जाएगा ब्रोमीन। जैसे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में खत्म होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगे और सेकंड कार्बन एटम पे ब्रोमीन लगे, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है उस पे ब्रोमीन लग जाए और सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लग जाए। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्योंकि अगर आप इसमें आप ऊपर वाले को फ्लिप करके रखोगे तो नीचे वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। तो हमारे पास इसमें टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। आइसोमर्स को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स कहते हैं, दीज आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सही है, समझ आई बात? इनके अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो पहले वाले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या लगा हुआ है? एक ब्रोमीन, तो CH Br। और थर्ड कार्बन पे we have 3 हाइड्रोजन एटम, तो CH3 CH Br CH3। और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा CH2। फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो CH2Br। सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और थर्ड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? पोजीशन सेम कहाँ है इसकी हसन? देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है ना। अगर आप पहले वाले को फ्लिप करके रखो तो ब्रोमीन जो है वो रहेगा तो सेट मिडिल वाले ही कार्बन पे ना। फ्लिप करने से वो फर्स्ट कार्बन पे थोड़ी आ जाएगा जम करके। तो ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। समझ आई बात? नहीं, ऊपर वाले में देखो जब 2 कार्बन एटम थे ना, तो उसमें फिर 2 ही कार्बन एटम है। जब मैं इनमें देखूंगा तो फिर मैं इनकी नंबरिंग ऐसे करूंगा ना, 1 2, और नीचे वाले की लेफ्ट टू राइट 1 2, क्योंकि मैं ऊपर वाले को फ्लिप करके रखूँ तो नीचे वाला बन जाएगा। तो उसमें फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन है। लेकिन 3 कार्बन एटम के साथ अगर मैं लेट से इस स्ट्रक्चर को फ्लिप करके रखोगे तो ब्रोमीन रहेगा तो सेकंड कार्बन पे ही ना, नीचे वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा फ्लिप करने से।
नीचे वाला स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको फ्लिप करो, देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इसको फ्लिप करके रखो, तो इसमें ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन से लास्ट वाले कार्बन पे दिखेगा आपको। तो ये दोनों जो है वो एक ही स्ट्रक्चर है, ये सेम मॉलिक्यूल्स है। आप समझ आई बात? लेकिन जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, इसमें एक में ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे, ये अलग मॉलिक्यूल है। सही है, चलो जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज।